फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं और आज हम लोग एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर में ऑफिशियली हम लोग इंटर करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी पढ़ेंगे, बट कुछ एक्सपेरिमेंट अभी और बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस चैप्टर को आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लास्ट क्लास का रिकैप करते हैं और उसके बाद देन आफ्टर हम लोग अपने चैप्टर को आगे मूव करते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में अभी तक हम क्या बात किए। सबसे पहले हम लास्ट क्लास का एक बार रिकैप करते हैं कि लास्ट क्लास में हम आप लोगों को क्या क्या बता चुके हैं। लास्ट क्लास का रिकैप में हम आपको ये बात बताएं, सबसे पहले हम आप लोग को फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखे 6CO2 प्लस 12H2O चेंजेस टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब इस रिएक्शन में इसी इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ था और यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए। फ्लोरोफिल रहेगा तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगा। सबसे पहले हम लोग बात बोले कि यार ये जो CO2 प्लस 12H2O है ये कन्वर्ट हो जा रहा है C6H12O6 में। मेनली हम बताए कि इस इक्वेशन में दो पार्ट में हम इस इक्वेशन को डिवाइड किए। हम इस इक्वेशन को लास्ट क्लास में बोले कि इस इक्वेशन को हम दो पार्ट से डिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले बोले कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन, क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन और इस वाटर का हुआ है ऑक्सीडेशन। ये सब हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन और यहाँ पे वाटर का हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। एक मिनट, लाइव चल रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और वाटर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात किए कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में। जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट को फिनिश करते हैं। हम लोग बोले कि अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अर्ली एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में बताए कि वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है। हमको कंक्लूजन याद रखना है। उसका कंक्लूजन ये है कि एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है। एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन पार्ट पे परफॉर्म होता है। तो बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। एक प्लांट के ग्रीन पार्ट पे फोटोसिंथेसिस होता है और वो हम लोग वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से समझे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात किए थे एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में बताए कि एक लीफ है ग्रीन लीफ, उसको कवर कर देते हैं। हाफ लीफ को कवर कर चुके हैं और हाफ लीफ अनकवर्ड है। तो जहां पे हाफ लीफ कवर्ड है वहां पे सनलाइट फॉल नहीं किया और जहां सनलाइट फॉल नहीं किया तो वहां पे नेगेटिव आयोडीन टेस्ट आया था। ये लास्ट क्लास में बताए थे। जहां पे सनलाइट फॉल नहीं किया वहां पे नेगेटिव आयोडीन टेस्ट आया। इसका मतलब ये भी एक कंक्लूजन निकल सकता है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जहां पे सनलाइट फॉल करेगा प्लांट में लीफ में वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा और जहां पे सनलाइट फॉल नहीं करेगा वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये हम लास्ट क्लास में बताए थे आपको। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखे थे TW एंजलमान एक्सपेरिमेंट। TW एंजलमान एक्सपेरिमेंट में हम बताए कि यहाँ पे हमको ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो जब एक व्हाइट लाइट पास करता है, जब उस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है और उस 7 कलर डिफरेंट में डिवाइड होने के बाद हम लोग बोले कि सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पे देखने को मिलता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू कलर के रीजन में मिलता है। ये सब हम डिटेल में लास्ट क्लास में बताए हैं। ठीक है, तो अगर दिक्कत है तो लास्ट क्लास को आप एक बार देख लेना और उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करना, क्योंकि वही सेम चीज को तो रिपीट नहीं बताएंगे ना, फिर से तो नहीं बताएंगे ना सेम चीज को। ये सब हम बताए हैं, बस एक बार रिकैप कर रहे हैं। TW एंजलमान एक्सपेरिमेंट में बताए कि सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू लाइट रीजन में होता है।
इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्लैडोफोरा का यूज किए हैं, ग्रीन एल्गी का यूज किए थे, और रेड और ब्लू वाले रीजन में सबसे मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया आके एक्यूमुलेट किया था। मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया जब आके एक्यूमुलेट किया तो वहां से ये हमको कंक्लूजन निकला, वहां पे मैक्सिमम बैक्टीरिया एक्यूमुलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा है रेड और ब्लू रीजन में। तो वहां से कंक्लूजन निकलता है कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है रेड और ब्लू लाइट रीजन में। ठीक है बात यहां तक। अभी एक साइंटिस्ट के बारे में हमको अब कुछ 2-3 साइंटिस्ट और बचा है, उसको लिखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को हम आगे मूव करेंगे। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जैन इंजेनहाउस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का बस हमको स्टेटमेंट याद रखना है कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो एक स्टेटमेंट बस लिख देते हैं जैन इंजेनहाउस एक्सपेरिमेंट में, बस एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जैन इंजेनहाउस एक्सपेरिमेंट। इस हाउस एक्सपेरिमेंट में ये याद रखना है कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन green part of the plant in photosynthesis। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। ये बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि जैन इंजेनहाउस का एक्सपेरिमेंट क्या था। जैन इंजेनहाउस का यही एक्सपेरिमेंट था कि ऑक्सीजन इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जब होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा कब, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वहां सनलाइट भी होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट ये था। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जूलियस वॉन सैक्स। इसका स्टेटमेंट को याद रखना है। जूलियस वॉन सैक्स का क्या स्टेटमेंट था? जूलियस वॉन सैक्स का स्टेटमेंट था कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भाई ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड इन glucose is produced in photosynthesis in the presence of sunlight। And stored in the form of starch and stored, ये याद रखना है कि प्लांट में ग्लूकोज बनता है और वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में वो भाई स्टोर हो जाता है। ठीक है बात यहां तक। तो ये सब साइंटिस्ट का हमको डिटेल याद रखना है, नहीं साइंटिस्ट का हमको बस स्टेटमेंट याद रखना है इस पूरे चैप्टर में कि किस साइंटिस्ट का क्या कंक्लूजन था। बहुत सारे साइंटिस्ट लास्ट क्लास में बताए और आज का कंक्लूजन दे रहे कि जैन इंजेनहाउस एक्सपेरिमेंट में हमको याद क्या रखना है। जैन इंजेनहाउस एक्सपेरिमेंट में याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंक्लूड दिया गया कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। पहली बार इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हमको पता लगा। नेक्स्ट आता है जूलियस वॉन सैक्स, एक साइंटिस्ट है, इनका एक्सपेरिमेंट था और इनके एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकला कि ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में और स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। चलिए इस दोनों को लिख देने के बाद एक और साइंटिस्ट आएगा, कॉर्नेलियस वॉन नील के बारे में लिखेंगे। तो 1 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी से इसको लिख लेते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट। अब ये कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट किया किस पे था? तो लिखेंगे ऑब्जर्व्ड इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया।
पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है वो एक नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है, जो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, या फिर जो ऑक्सीजन को प्लांट जो रिलीज नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन ऑक्सीजेनिक प्लांट। तो ये पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है, नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज अ नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ये ऑब्जर्व किया था इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ऑब्जर्वेशन था कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा था। ठीक है, अब इसका कुछ इक्वेशन को याद रखना है। इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा है, जब CO2 प्लस H2S आपस में रिएक्ट करता है तो वहां पे फॉर्मेशन होगा भाई CH। एक मिनट, सबसे पहले हमको याद क्या रखना वो लिखते हैं। यहां पे सल्फर रिमूव हो जा रहा है H2S से और यहां पे CH2S का फॉर्मेशन हो जा रहा है, CH2O प्लस सल्फर। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन है CH2O प्लस सल्फर। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो वाटर, ये जो H2S है इससे सल्फर देखो भाई ये अलग हो चुका है, सल्फर यहाँ पे अलग हो चुका है और यहाँ पे CO2 ये कन्वर्ट हो चुका है CH2O में। ये ही फर्दर बाद में जाकर के फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, कंक्लूजन तो याद रखना है सिर्फ, ठीक है, कंक्लूजन याद रखना है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय suitable oxidizable compound in photosynthesis। और ये सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या है? सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो है वो वाटर है। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहां से रिलीज हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो वाटर से रिलीज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो बन रहा है ना वो वाटर से बन रहा है, और फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बन रहा है। फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बन रहा है वो कैसे बन रहा है? बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से वो ग्लूकोज बन रहा है। बात समझ में आया होगा? अभी आगे मूव करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन है कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इन फोटोसिंथेसिस, और सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यहाँ पे क्या है? वाटर ही है। बट इस चीज को प्रूफ करने के लिए 3 साइंटिस्ट फिर से आए। अभी टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक ये चल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कहां किया गया? इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया गया पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि एक नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है। अब कुछ ऐसा इक्वेशन कि CO2 प्लस H2S। अब यहां पे जो पिगमेंट है उस पिगमेंट का नाम है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोक्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा भाई। अब बैक्टीरियोक्लोरोफिल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है इस एक्सपेरिमेंट का, बस कंक्लूजन ही आपको याद रखना है। कंक्लूजन याद रखना है कि पहली बार किस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर से रिलीज हो रहा है। वो पहली बार हमको पता चला कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट से, ये बात हमको पता चला। बट इसको फिर से फर्दर एक्सप्लेन, फिर से प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट तो दे दिए कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, और सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यहाँ पे वाटर ही है। लेकिन इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए 3 साइंटिस्ट फिर से आए, जिसका नाम है रूबेन, हासिद एंड कामेन। रूबेन, हासिद एंड कामेन जो है इस चीज को वापस प्रूफ करने के लिए फिर से एक्सपेरिमेंट किए, बट यहां पे इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया है। यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया है, तो लिखेंगे कि इट वाज प्रूव्ड बाय
It was proved experimentally by, it was proved experimentally by 3 साइंटिस्ट है, रूबेन हासिद एंड कामेन, रूबेन हासिद एंड कामेन एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किए बाय द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप टेक्निक। कैसे प्रूव किए? प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय रूबेन हासिद एंड कामेन बाय द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप टेक्निक, रेडियो आइसोटोप, बाय द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप टेक्निक के मदद से ये प्रूव करने का काम किए। इट वाज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय, किस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा रहा है कि एक फोटोसिंथेसिस जब होता है तो वहां पे ऑक्सीजन कहां से रिलीज हो रहा है, इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए रूबेन हासिद एंड कामेन उन्होंने यूज किया रेडियो आइसोटोप टेक्निक का, जहां पे उन्होंने ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप है 16 एंड 18, उसके मदद से इस चीज को प्रूव करने का कोशिश किया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भाई कहां से रिलीज हो रहा है। तो कुछ इक्वेशन कुछ ऐसा था, इक्वेशन था भाई 6CO2 प्लस 12H2O, क्या बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पे 2 आइसोटोप लिया गया, ये जो यहां पे ऑक्सीजन है ना इसमें 16 वाला आइसोटोप लिया गया, और वाटर में जो ऑक्सीजन है यहां पे 18 वाला आइसोटोप लिया गया। ऑक्सीजन का भाई 2 आइसोटोप है 16 एंड 18। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा ऑक्सीजन को रखे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग यहाँ पे 16 वाला आइसोटोप को रखे हैं, और वाटर में यहाँ पे कौन सा आइसोटोप को रखे हैं? वाटर में यहाँ पे हम लोग 18 वाला आइसोटोप को रखे हैं कि ऑक्सीजन का जो 18 का जो ऑक्सीजन का जो मास नंबर 18 है वो आइसोटोप यहाँ पे रखा गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 16 वाला रखा गया। जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराया गया तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो ग्लूकोज बन रहा है ना, इस ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो 16 वाला आइसोटोप प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन में जो रिलीज हो रहा है वहां पे 18 वाला आइसोटोप है ऑक्सीजन का। तो इससे भी प्रूफ क्या हो रहा है? प्रूफ यही हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यही वाटर है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो इस पानी से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए हैं, और इसीलिए बोला जा रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, पानी का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं? क्योंकि इससे हम लोग हाइड्रोजन को देखो रिमूव कर चुके हैं। जब हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट करने के बाद रूबेन हासिद एंड कामेन इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किए। ठीक है बात यहां तक। अभी हम लोग आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, अब डिटेल, अब चैप्टर का एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा चैप्टर को कंसेप्चुअली और समझने के लिए एक बेस को फॉर्म करते हैं, चैप्टर का एक बेस बनाते हैं और उसके बाद चैप्टर में मूव करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारा पार्ट शुरू हो रहा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अच्छा सा टॉपिक, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले आज समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट हम आप लोग को फिर से एक पीछे पहले भी बता चुके हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। कहां पे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जब पढ़ाए थे वहां पे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ाए थे, और वहां पे क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में डील किए थे। लेकिन फिर से हम क्लोरोप्लास्ट को एक बार डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलो क्लोरोप्लास्ट का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बना देते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को सबसे पहले बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मतलब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब कि जिसके पास 2 मेम्ब्रेन हो। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, 2 वाल है इसमें, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन लेयर है, 2 लेयर में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब जब इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर इंटर करते हैं तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर हमको इस तरह से
इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है एक दूसरे में रखा हुआ, इस तरह से कॉइन के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, पाइल्स ऑफ अ कॉइन। हमारे एनसीईआरटी का लाइन है कि इनसाइड क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ पाइल्स ऑफ अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, कि ऐसा लग रहा है कि कॉइन जो है एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया हो। बहुत सारा कॉइन जब एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होगा, और इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली इसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। अभी इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जब ग्रेना आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। दो ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली। अभी हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली से आपस में दो डिफरेंट ग्रेना कनेक्टेड होते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अभी बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बोले कि क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन कितना होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बोले क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। जब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड है और उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? उस लिक्विड को, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, और इस स्पेस का नाम भी जनरली स्ट्रोमा से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये पूरा स्ट्रोमा है, ये जो येलो बना रहे हैं ये लिक्विड पूरा क्या है? इट इज द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब एक एक करके नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर कलेक्टिवली एक साथ पूरे इस स्ट्रक्चर को टर्म देना चाहे तो कलेक्टिवली इसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और अगर सिंगल बात करें, एक सिंगल के बारे में बात करें तो इसको थैलाक्वाइड बोलते हैं। इसको थैलाक्वाइड बोलते हैं। उसके बाद इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली इसको बोलते हैं। देन आफ्टर सेम इसका भी नाम वही है, ग्रेना है। ग्रेना, और सिंगल बात करेंगे तो थैलाक्वाइड बोलेंगे। सिंगल अगर बात करें तो थैलाक्वाइड बोलेंगे। और इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा को। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये लिक्विड का, इसी लिक्विड को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा बोल रहे हैं। देन आफ्टर इस लिक्विड में और क्या प्रेजेंट है? तो इस लिक्विड में भाई 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट है। क्लास 11th सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में बताया गया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पे जो राइबोसोम है वो है 70s राइबोसोम। राइबोसोम यहां पे है 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम। उसके बाद इसी स्ट्रोमा में डीएनए भी प्रेजेंट होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं डीएनए भी यहां पे प्रेजेंट है। लेकिन डीएनए है यहां पे कौन सा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए यहां पे प्रेजेंट है। तो ये कुछ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। इस डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन एक लेयर है हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्या हो रहा है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बाद जब अंदर वाले लेयर पे आए तो इसको हम लोग बोल दिए स्ट्रोमा बोल दिए। देन आफ्टर हम लोग को यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखा जिसको बोलते हैं ग्रेना। देन आफ्टर यहाँ पे सिंगल अगर बात करें तो थैलाक्वाइड बोले। इस स्ट्रक्चर जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करता हो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। एंड देन आफ्टर इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट है, और इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है 70s राइबोसोम। ये सब आपको याद रखना है। देन आफ्टर कुछ और बात करें कि ग्रेना में क्या होता है। ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन। लिख सकते हैं लाइट रिएक्शन अकर्स। अभी हम लोग बताएंगे कि लाइट रिएक्शन होता क्या है, अभी बस लिख दे रहे हैं। यहां लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में होता है इट इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। मतलब यहां पे डार्क रिएक्शन चलता है। अभी हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन चलता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ पे बना दिए हैं। तो डिटेल में आपको इतना सारा बात याद रखना है एक क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि एक क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है।
अभी अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि जब एक क्लोरोप्लास्ट को हम लोग देख रहे हैं तो एक क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट और डार्क रिएक्शन हम बोल रहे हैं बार बार, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये ग्रेना बना दिए, ठीक है, ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड है स्ट्रोमा लैमेली से, ठीक है। अब होगा क्या सो देखना, इस क्लोरोप्लास्ट में वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी आएगा क्लोरोप्लास्ट में, लाइट आएगा, लाइट इस पे पड़ेगा, लाइट फॉल करेगा। जब यहां पे लाइट फॉल करेगा तो यहां से हमको प्रोडक्ट बनेगा H प्लस इलेक्ट्रॉन ATP एंड देन आफ्टर NADPH2। ये सब प्रोडक्ट हमको कहां पे बनेगा? ये सब प्रोडक्ट हमको बन करके मिलेगा इन लाइट रिएक्शन। तो ये जो ग्रेना वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन चल रहा है? यहाँ पे लाइट रिएक्शन चल रहा है। ग्रेना में क्या चल रहा है? ग्रेना में लाइट रिएक्शन चल रहा है। तो ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, इट इज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अच्छा, अभी हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ बताए नहीं है, अभी हम बस आपको बता रहे हैं कि ग्रेना में एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है लाइट रिएक्शन। अभी बताएंगे कि लाइट रिएक्शन होता क्या है। और लाइट रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बनता है H प्लस इलेक्ट्रॉन ATP एंड NADPH2। अब यही प्रोडक्ट जो है, यही प्रोडक्ट को यूज किया जाता है इन दी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में, ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में यूज किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इस प्रोडक्ट को यूज करके यहां पे बनता है भाई ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज, जो कि बाद में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज बाद में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कुछ ऐसा रिएक्शन है कि एक क्लोरोप्लास्ट में दो तरह का रिएक्शन चल रहा है। एक रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, जहां पे ATP और NADPH2 बना है, और इसी ATP और NADPH2 का यूज करके हम लोग स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना लेते हैं। स्ट्रोमा में CO2 से हम लोग क्या बना लेते हैं? CO2 से हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बात समझ में आया होगा। बोले कि लाइट रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन में ATP NADPH2 बना, और इसी एनर्जी का यूज करके स्ट्रोमा वाले पार्ट में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, बात यहां तक। अभी हम बस एक समरी दिए हैं कि यहां पे कुछ ऐसा है। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि लाइट रिएक्शन कैसे होता है, डार्क रिएक्शन कैसे होता है, अभी सब देखेंगे। ठीक है, बस अभी हम एक ऊपर से बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में कुछ ये हमको पढ़ना है कि एक बार क्लोरोप्लास्ट में पढ़ना है कि लाइट रिएक्शन होगा, और एक बार क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाएगा। इसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बात। तो ये कुछ हमारा डिटेल्ड समरी होता है इस चैप्टर का। अभी आगे मूव करते हैं। अब हमको पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है? तो फोटोसिंथेसिस जो है, यहां पे दो तरह का रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस में टू टाइप ऑफ रिएक्शन अकर, टू टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स, टू टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स। जैसे कि क्या क्या? सबसे फर्स्ट नंबर होता है यहाँ पे लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और सेकंड होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। बोले फोटो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म यही है कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए दो तरह का रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट में। एक रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन। उसके बाद ये जो लाइट रिएक्शन है, ये हो कहां पे रहा है? इट अकर्स इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट अकर्स इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो लाइट रिएक्शन है, अभी बस आपको याद रख लेना है। अभी समझाएंगे कि लाइट रिएक्शन होता क्या है। बोले कि मैकेनिज्म क्या है कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन को बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन और एक रिएक्शन को बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन कहां पे हो रहा है? ये जो लाइट रिएक्शन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो ग्रेना अभी जस्ट बना करके दिखाए, वहां पे हो रहा है ये लाइट रिएक्शन। इट अकर्स इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देन आफ्टर बोले कि ये जो डार्क रिएक्शन है, ये कहां पे हो रहा है? तो बोल सकते हैं इट अकर्स इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इट अकर्स इन
It occurs in stroma. It occurs in stroma part of chloroplast. Part of chloroplast. ये जो डार्क रिएक्शन है ये हो कहां पे रहा है? इट इज अकरिंग इन द स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो स्ट्रोमा पार्ट क्या है? अभी जस्ट डायग्राम बनाए कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, देख लेंगे. देखो अभी जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाए, बोले कि ये जो है ना ये ग्रेना है. इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं. और ये जो लिक्विड है यहाँ पे जो खाली स्पेस है इस स्पेस को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं. और इस स्पेस में लिक्विड प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज स्ट्रोमल फ्लूइड. क्लियर बात यहां तक? तो ये जो लाइट रिएक्शन अभी जस्ट बोले, लाइट रिएक्शन इस यहां पे हो रहा है, लाइट रिएक्शन इसमें, और इसमें हो रहा है, इस लोकेशन पे हो रहा है डार्क रिएक्शन. और दैट इज यहां पे बात कर लिए लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में. आगे मूव करते हैं. थोड़ा सा और समरी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है. लाइट रिएक्शन में होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. अभी बताएंगे क्या होता है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स. लाइट रिएक्शन में ही एटीपी और NADPH2 भी बनता है. ATP एंड NADPH2. अभी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ATP और NADPH2 क्या होता है. ATP और NADPH2 आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स. इसमें एनर्जी मिलता है, मतलब कि इस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी है, इसके बॉन्ड में एनर्जी है. जब इस मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं वहां से एनर्जी रिलीज होता है. तो ATP और NADPH2 बन कहां पे रहा है? ATP और NADPH2 इस लाइट रिएक्शन में बन रहा है. क्लियर बात यहां तक? तो बोले कि यहां पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी को तोड़ना. पानी को लाइट के मदद से जब तोड़ेंगे इसको बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. पानी टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर टूटेगा. नेक्स्ट बोले यहां पे क्या होगा भाई? डार्क रिएक्शन में क्या होगा? तो डार्क रिएक्शन में लिख सकते हैं CO2 is reduced to form glucose. Reduced to CO2 is reduced to form glucose. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होगा और उससे बनेगा क्या? उससे ग्लूकोज बनेगा. और इस ग्लूकोज को बनाने में एनर्जी कहां से लाएंगे? ग्लूकोज किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो यही वाला एनर्जी यहां पे यूज होगा. तो लिख सकते हैं कि एनर्जी फॉर द डार्क रिएक्शन comes from product of light reaction. Energy for dark reaction comes from product of light reaction. Product of light reaction. तो इस ग्लूकोज को बनाने में एनर्जी हम लोग कहां से लाए? इस ग्लूकोज को बनाने के लिए एनर्जी जो है वो हम लोग लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH2 बना है वहीं से इस लाइट एनर्जी को लिया गया है और वहां से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया गया है. तो दो तरह का रिएक्शन के बारे में बात कर लिए. अभी अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. ठीक है, अब एक तरह से बात कर सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में हमको डिवीजन ऑफ लेबर भी दिख रहा है. तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे. नेक्स्ट हेडिंग है डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट. डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट का मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट में जो भी काम है वो डिवाइडेड है. आधा काम कहीं पे हो रहा है और आधा काम किसी दूसरे पार्ट पे हो रहा है. तो डिवीजन ऑफ लेबर में वही चीज हमको फिर से लिखना पड़ जाएगा, जैसे कि ग्रेना लिखते हैं, ग्रेना एंड फ्लूइड पार्ट. फ्लूइड पार्ट, और फ्लूइड पार्ट क्या है? स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा. तो ग्रेना में भी जस्ट जल्दी जल्दी लिख देते हैं. अभी लिखे हैं इसी चीज को, फोटो लाइसिस ऑफ वाटर होगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ATP एंड NADPH2 फॉर्म होगा यहाँ पे. ठीक है, चलो यहाँ 2 पॉइंट लिख देते हैं. तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे होगा. अब इसमें क्या लिख सकते हैं? फ्लूइड पार्ट में, फ्लूइड पार्ट में इट इज, ऐसा लिख सकते हैं, डार्क रिएक्शन, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन होगा यहाँ पे. CO2 is
reduced to form glucose, फिर लिख सकते हैं it is independent of लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है बट इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे ये डिपेंडेंट है। तो बोले कि डिवीजन ऑफ लेबर हमको दिख रहा है कहाँ पे, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि एक क्लोरोप्लास्ट में जो भी काम है वो डिवाइडेड है, कि आधा काम ग्रेना में हो रहा है और आधा काम स्ट्रोमा में हो रहा है। उसी चीज को हम लिख दिए हैं कि ग्रेना में क्या हो रहा है, ग्रेना में भाई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ग्रेना में एटीपी और NADPH2 बन रहा है। फिर लिख सकते हैं साइट ऑफ लाइट रिएक्शन भी हो रहा है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ही हो रहा है तभी वाटर यहाँ पे टूट रहा है। ठीक है बात यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन बता दिए, अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है लाइट रिएक्शन। चलो लाइट रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं। लाइट रिएक्शन सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट अकर्स इन ग्रेना, ग्रेना में होगा। अगर स्टेप लिखना चाहे स्टेप वाइज में होगा क्या, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगा, अभी बताएंगे। उसके बाद एब्जॉर्ब जब लाइट होगा तो पानी टूटेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी जो है भाई वो टूटेगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा। और फोर्थ नंबर फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2। तो ये सब जो है प्रोसेस होगा एक लाइट रिएक्शन में। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर लाइट पानी टूटेगा, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। थर्ड नंबर बोले कि रिलीज होगा ऑक्सीजन, जब पानी टूटेगा तो वहां से ऑक्सीजन रिलीज होगा। और लास्ट में जाकर के फॉर्मेशन होगा ATP का और NADPH2 का। ठीक है, अब हमको लाइट रिएक्शन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा फोटो सिस्टम के बारे में। लाइट रिएक्शन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा फोटो सिस्टम के बारे में, या फिर पिगमेंट सिस्टम भी उसको बोलते हैं। तो लिख सकते हैं फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट या फिर क्वांटाजोम भी बोलते हैं, क्वांटाजोम भी इसको बोलते हैं। तो फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम या फिर क्वांटाजोम को समझते हैं। ठीक है, ये जो फोटो सिस्टम है इसका दो पार्ट होता है। फोटो सिस्टम का दो पार्ट है, एक पार्ट है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, और एक पार्ट है LHC, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लिख देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो देखेंगे भाई, बोले कि फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम या क्वांटाजोम के बारे में समझना पड़ेगा। फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम का दो पार्ट है, रिएक्शन सेंटर एंड LHC। ये रिएक्शन सेंटर को भी हम लोग दो तरह से देख सकते हैं, एक होता है यहाँ पे PS1 एंड PS2, मतलब फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बारे में समझेंगे। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बारे में हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग फोटो सिस्टम, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करें, जैसे मानो कि एक रिएक्शन सेंटर होता है, अभी बता देंगे क्या होता है। उस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होता है, पिगमेंट होता है बहुत सारा, रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ बहुत सारा पिगमेंट होता है। ठीक है, ये बहुत सारा पिगमेंट है इसके चारों तरफ, इसको घेर करके रखे हुए हैं।
ठीक है ना। चलिए देखिए इधर, अब ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको बोल रहे हैं, अभी लिख देते हैं, ये जो साइड में है ना येलो वाला, इसको बोलेंगे LHC, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना, दोनों नाम इसका ही है। और बीच में जो है, इस बीच वाले को बोल रहे हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। और जनरली रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही होता है, क्लोरोफिल ए। जो रिएक्शन सेंटर है वो हमेशा क्लोरोफिल ए ही होगा, ठीक है। होता क्या है कि लाइट इस पे पड़ता है, लाइट इस पे फॉल करता है, लाइट इस पे फॉल किया, एक दूसरे पे लाइट फॉल करता है, सब एक दूसरे को अपने आप में लाइट को पास करते जा रहा है, एक दूसरे को लाइट पास कर रहा है। लाइट पास करके सब जो लाइट है वो इस रिएक्शन सेंटर को देता है। लाइट किसको दे रहा है? लाइट दे रहा है इस रिएक्शन सेंटर को। और जब लाइट, बहुत सारा लाइट इस पे मिलता है तो इस रिएक्शन सेंटर से भाई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अभी हम लोग समझेंगे बात को। बोले कि हमको समझना पड़ेगा फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम, बोले कि फोटो सिस्टम में 2 पार्ट है, एक पार्ट है रिएक्शन सेंटर और एक पार्ट है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन सेंटर क्या है? LHC क्या है कि दीज आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, या फिर दीज आर पिगमेंट, ये सब क्या है? पिगमेंट है। LHC क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब पिगमेंट है। और बीच में ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए होता है। और इसी को हम लोग रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोला जाता है क्लोरोफिल ए को ही। होता क्या है कि लाइट जब फॉल करता है लीफ पे, लाइट फॉल करता है LHC पे, सब एक दूसरे को लाइट पास करता है और ट्रांसफर कर देता है इस रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर पे जब लाइट फॉल करता है, बहुत सारा लाइट जब एक साथ फॉल करता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जब निकलेगा तो उसको ही हम लोग आगे ट्रांसफर कर देते हैं, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को फर्दर ट्रांसफर करते जाते हैं और वहां पे हम लोग आगे प्रोसेस देखते हैं। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हमारा टाइम हो चुका है। इसको हम फिर से बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी इसको बताए नहीं है डिटेल में, इसको बताएंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।